अम्मा, मैंने शहर में एक नौकरी पकड़ ली है। कंपनी वाले रहने को वहीं एक फ्लैट भी दे रहे हैं। 21 वर्षीय अशोक ने अपनी मां पार्वती को थोड़ा ऊंचे लहजे में कहा तो पास खड़े बाबूजी बीड़ी सुलगाते हुए बोले, गांव में जो इतनी बड़ी खेती बाड़ी है, घर में 4 ट्रैक्टर हैं, इसे कौन संभालेगा? घर का तू ही इकलौता वारिस है। हमसे दूर शहर चल जाएगा तो हमारे बुढ़ापे में हमारा ख्याल कौन रखेगा? अशोक थोड़ा गर्मी में बोला, देखो बाबूजी, तुमने तो गांव में ज़िंदगी बिता ली, कम से कम मुझे तो शहर की ज़िंदगी बिता लेने दो। अशोक ने किसी की एक ना सुनी और एक अटैची में अपने कुछ ज़रूरत के कपड़े रखे और दिल्ली शहर आ गया। कंपनी में खूबसूरत 20 वर्षीय लड़की मधु के पास अशोक बैठा कॉफ़ी पीते हुए बताने लगा, कंपनी की तरफ से मुझे रहने को फ्लैट मिला है। मैं चाहता हूँ मुझे शहर में ही कोई लड़की मिल जाए तो मेरी जीवन साथी बन जाए। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? मधु ने कॉफ़ी पीते हुए एक गहरी सांस ली, फिर अशोक को बताया, मुझे कंपनी में काम करते हुए अभी 6 महीने हो चुके हैं। घर में हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। अब मम्मी पापा मेरे लिए लड़का तलाश कर रहे हैं। तब अशोक ने खुशी जताते हुए कहा, मैं भी अभी कुंवारा हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझसे विवाह कर सकती हो। फिर कुछ सोचकर अशोक कहने लगा, मैं अनाथ हूँ, आश्रम में पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और फिर यहाँ नौकरी के लिए आवेदन दे दिया। अशोक ने गांव के बारे में अपनी अम्मा और बाबूजी का कोई जिक्र ना किया। वह शहर की ज़िंदगी जीना चाहता था। रोज़ गांव जाना और आना से झंझट से छुटकारा पाना चाहता था। अशोक और मधु का मिलना जुलना बढ़ता चला गया। अशोक महीने की सैलरी दिन प्रतिदिन मधु पर खर्च करता, कभी उसे गिफ्ट देता तो कभी उसके परिवार के लिए गिफ्ट ले जाता। मधु के परिवार वालों ने अशोक को पसंद कर लिया और उन दोनों की कोर्ट मैरिज शादी हो गई। अशोक अब मधु को अपनी कंपनी के फ्लैट में ले आया। दिन हंसी खुशी बीतने लगे। अशोक का नया मोबाइल और नई सिम के कारण गांव में बैठी अम्मा जब भी कॉल करती तो अशोक का कॉल ना लगता। एक दिन अम्मा ने रोते हुए अशोक के बाबूजी से कहा, सुनो जी, मेरा जी घबरा रहा है। अशोक को घर से गए हुए पूरे 3 साल बीत चुके हैं, उसका कॉल भी नहीं लगता। कहीं वह कोई मुसीबत में ना हो। चलो दिल्ली चलते हैं, कहीं ना कहीं तो वह हमें मिल ही जाएगा। बाबूजी बीड़ी सुलगाते हुए बोले, मैं उसे बचपन से ही जानता हूँ, 1 नंबर का नालायक है। अरे पगली, इतने बड़े दिल्ली शहर में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? लेकिन अपनी बुढ़िया की आँखों का बहता पानी देख कलेजा फटा जा रहा था उसका और अपनी बुढ़िया की बातें सुनकर कहने लगा, कल ही हम दिल्ली चलते हैं, खोज ही लेंगे अशोक को। मधु कहाँ हो? अशोक ने गली के बाहर से मधु को आवाज़ लगाई तो कंधे पर 2 वर्ष के छोटे सौरभ को उठाए बालकनी से नीचे मधु झांकने लगी। तब अशोक ने कहा, फ्लैट का ताला लगाकर तुरंत नीचे आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। मधु फ्लैट का ताला लगाकर सौरभ को साथ लिए नीचे गली में आ पहुंची। अशोक पास के ही एक फ्लैट पर मधु को ले गया और बताने लगा, हम दोनों ने नौकरी करके 3 सालों में खा पीकर जो 10 लाख रुपये बचत किए थे, मैंने आज ही उन रुपयों से एक नया फ्लैट किस्तों में ले लिया है। कंपनी की तरफ से जो फ्लैट मिला है हम उसी में
रहेंगे और इस फ्लैट में किराएदार रखेंगे। इस फ्लैट का जो किराया आएगा उसी से फ्लैट की किस्त भी देते रहेंगे। कुछ सालों में यह फ्लैट फिर अपना हो जाएगा। तुम कल से ही यहाँ किराएदार रख लो। मैं तो कल कंपनी चला जाऊँगा, मुझे समय न होगा। अशोक अपनी पत्नी मधु को फ्लैट दिखाकर वापस अपने कंपनी वाले फ्लैट में आ पहुँचा। अगले दिन अशोक ने कंपनी जाने के बाद मधु नए किराएदार की खोज में गली के बाहर खड़ी चौराहे पर नज़रें बिछाए आते जाते लोगों को देख रही थी। मधु की सहेली काजल अचानक मिली और गले मिलते ही बोली, मधु तू कैसी है और तेरा पति अच्छा है? तब मधु बोली, मैं तो ठीक हूँ। अब हमने नया फ्लैट ले लिया है, उसमें किराएदार रखना चाहती हूँ ताकि 2 पैसे और कमा सकूँ। तब काजल बताने लगी, मैं अपने पति के साथ मुंबई से दिल्ली लौट रही थी। आज सुबह नई दिल्ली स्टेशन उतरी तो वहाँ 2 बुजुर्ग ऑटो वाले से पूछ रहे थे हमें यहाँ कोई कमरा रहने को किराए पर मिल सकता है। मगर ऑटो वाला उनकी बातों पर हंसने लगा, कहने लगा, हमें सुबह से सवारी नहीं मिली, तुम्हारे लिए कमरे की व्यवस्था कैसे करूं? ना जान ना पहचान, कहीं तुम पाकिस्तानी तो नहीं आए हो? मुझे तो आतंकवादी लग रहे हो। तब मैं दौड़कर ऑटो वालों के पास पहुंची और उसे झाड़ते हुए बोली, कम से कम उम्र का तो लिहाज किया करो। किसी ने सच्ची कहा है, ऑटो वाले बड़े बदतमीज़ होते हैं। और उन बुजुर्ग बूढ़े बुढ़िया को मैं अपने साथ घर ले आई। सुबह से उनके लिए मैं किराए का कमरा ही ढूंढ रही हूँ। चलो अच्छा हुआ मधु, तुम्हारा फ्लैट खाली है। मधु ने अपने पर्स से नए फ्लैट की चाबी अपनी सहेली काजल को दे दी और कहा, तुम अभी उन किराएदारों को हमारे नए फ्लैट में शिफ्ट कर दो। मधु घर जाकर आराम से बिस्तर पर लेट गई। फिर सोचने लगी, अशोक को वीडियो कॉल करके सूचना दे देती हूँ कि किराएदार मिल गए। फिर सोचने लगी, अभी कंपनी में काम कर रहे होंगे। जब मैं जॉब करती थी तो वहाँ का बॉस कॉल करने और सुनने में आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था। ठीक किया अशोक ने जब मेरी कोख में सौरभ था तभी नौकरी से मेरा इस्तीफ़ा मांग लिया। तब से घर ही संभाल रही हूँ। 2 घंटे बाद फ्लैट जाकर उनसे किराया मांग लूँगी। मधु ने कॉल करके अपनी बहनों और माँ को बताया, हमने नया फ्लैट ले लिया है। इसी संडे को घर में हवन करवा रही हूँ, तुम सबको ज़रूर आना है। मधु ने देखा दोपहर हो चुकी है, अब मैं नए किराएदारों से मिलकर आती हूँ। नया फ्लैट भी ज़्यादा दूर न था, 100 मीटर की दूरी पर ही आकर मधु रुकी। अपने नए फ्लैट में गई तो एक बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही थी। वही बीड़ी पीते हुए एक बुजुर्ग बालकनी के पास बैठे थे। तब मधु बोली, शहरों में 4000 का छोटे से छोटा कमरा है, बिजली का बिल अलग से देना होगा, गुसल खाना और रसोई घर भी है। सब मिलाकर आप लोग मुझे 5000 हर महीने दे दीजिएगा। रुपये पहले चाहिए। तब बुढ़िया ने कहा, अभी तो हमारे पास केवल 200 ही है, लेकिन कल शाम तक आपके रुपयों का इंतज़ाम ज़रूर कर देंगे बेटी। ठीक है बेटी, कहने की ज़रूरत नहीं है। किराएदार हो, किराएदार ही बनकर रहो। मधु ने थोड़ा रौब से कहा, कल शाम को आऊँगी और किराए के रुपये लेकर जाऊँगी। लेकिन एक बात और है, रविवार के दिन हमारे घर के लोग आएंगे, तब तक के लिए यह फ्लैट खाली कर देना।
तब बुढ़िया बोली, फिर हम कहाँ रहेंगे? तब मधु बोली, मैं क्या जानूँ, मैं इस फ्लैट की मालकिन हूँ। मैं जब चाहे फ्लैट खाली करवा सकती हूँ, सिर्फ रविवार की बात है। पास में पार्क है, वहीं दिन बिता लेना। इतना कहकर मधु चली गई। वह बुढ़िया साफ सफाई करके अपने बुढ़े से बोली, तुम ऐसा करो, गांव चले जाओ, ट्रैक्टर बेचकर कुछ रुपये ले आओ। न जाने अशोक को ढूंढने में कितने दिन लगेंगे, फिर हमें इस फ्लैट का किराया भी तो देना होगा और पेट की आग बुझाने के लिए रोटी भी तो चाहिए। तब बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे पास अशोक की फ़ोटो तो है ना? इस फ़ोटो को गली सड़क बाज़ारों में दिखाऊंगा तो शायद कोई ना कोई तो ज़रूर बता देगा। अभी मैं गांव जाकर ट्रैक्टर बेचकर आता हूँ। मधु, कहाँ हो तुम? अशोक ने अपना बैग खूंटी पर टांगते हुए कहा। तब बाथरूम से आवाज़ आई, 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। मधु बाथरूम से निकल आई। सौरभ पलने में झूल रहा था। उसके पीने का दूध उबालने के लिए रसोई में खड़ी होते हुए मधु बताने लगी, किराएदार आ चुके हैं, पैसे कल शाम तक देंगे। तब अशोक बोला, तुम्हें तो पहले एडवांस लेना था, फिर घुसने देती। फ्लैट में 5,000 से 1 रुपया भी कम न लेना। ये दिल्ली शहर है, किसी पर भी नरमी मत जताना, वरना किराएदार फ्लैट भी हड़प सकते हैं। इतना कहकर अशोक टेलीविज़न चलाकर सौरभ को लोरियां सुनाने लगा। मधु किचन में सब्जी पकाने लगी। बुजुर्ग बीड़ी फूंकता हुआ स्टेशन पर आकर बैठ गया। 2 घंटे के बाद रेल से एक आदमी उतरा और बुजुर्ग के पास पहुंचकर बोला, नमस्ते काका, आपने जो कॉल किया था और बताया था, मैंने वैसे ही किया। ट्रैक्टर बेच दिया और वह रकम इस थैले में है। मगर तुमने अपना ट्रैक्टर इतने कम दामों में क्यों बेच दिया? कुछ समझ नहीं आया। तब बुजुर्ग कहने लगा, हरिया, तू क्या जाने औलाद के बिछड़ने का दुख। खैर, मैं अपने बेटे अशोक को जल्द ही खोज ढूंढ लूँगा। और सुन, अगले महीने दूसरा ट्रैक्टर भी बेचकर इसी तारीख को यहाँ पर इसी जगह ज़रूर मिलना। बुजुर्ग शाम होने से पहले ही अपनी बुढ़िया के पास लौट आया तो मधु वहीं बैठी थी। बुजुर्ग ने मधु को 5,000 दे दिए और कैंटीन से दाल चावल पैक करवा कर लाया था। बुढ़िया सुबह से भूखी थी। मधु रुपये लेकर चली गई। जाते जाते मधु ने कहा, कल रविवार है, कल फ्लैट में मत दिखना, सोमवार को ही आना, फिर जब तक मन करे रहना। मेरे रिश्तेदार आएंगे, हवन होगा। अगर वह रात को रुक जाएंगे तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाऊंगी। तभी मधु के नए फ्लैट पर काजल आ पहुंची। वह मेरी सहेली। जब तूने कॉल करके बताया कि रविवार को तेरे इस फ्लैट में हवन है तो मैं बताने चली आई। मैं हवन में नहीं आ पाऊंगी। रविवार को हम दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। घर की नौकरानी से कहा था कि हमारे फ्लैट की रखवाली करते रहना। बस हमने इतना ही कहा था कि फ्लैट के भीतर तुम्हें बंद करके बाहर से ताला लगा देंगे, चाबी हम ले जाएंगे। तो नौकरानी भड़क गई, मना कर दिया। तब मधु बोली, तुम एक काम करो, हमारे किराएदारों को अपने फ्लैट में बंद करके रखो। इतना भी समय बीत जाएगा और हमारा हवन भी हो जाएगा। काजल ने उन बुजुर्ग बूढ़े बुढ़िया से बात की तो वह मान गए, रुकने के लिए राजी हो गए। रविवार का दिन भी आया। काजल ने उन बुजुर्गों को अपने फ्लैट के भीतर बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। इधर मधु ने सब रिश्तेदारों का
पिताजी भाई बहन हवन करने के लिए बुला लिए। पूरी हलवा खा पी कर शाम तक सभी चले गए। अशोक ने सब रिश्तेदारों से आशीर्वाद लिया, फिर फ्लैट पर ताला लगाकर कंपनी वाले फ्लैट पर वापस मधु और सौरभ को लेकर पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे। दोनों बुजुर्ग फ्लैट के भीतर फर्श पर बैठे थे। बुजुर्ग ने बीड़ी निकाली तो बुढ़िया ने टोकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। बीड़ी पीने से यहाँ के महंगे सोफे में छेद भी हो सकता है। बुजुर्ग ने बुढ़िया की बात सुनकर बीड़ी बुझा दी, फिर पूछने लगा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। शहरों में जब मकान मालिक कहीं जाते हैं तो अपने फ्लैट की रखवाली के लिए अपने नौकरों को फ्लैटों में बंद करके जाते हैं। शहरों में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। तब बुढ़िया ने कहा, तुम पगला गए हो, हम यहाँ अशोक की तलाश में आए हैं और तुम यहाँ राम कहानी लेकर बैठ गए। चलो सो जाओ, सुबह तक तो ताला खुल ही जाएगा। फ्लैट के बाहर गली में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें लगातार आ रही थी। दो बुजुर्ग पड़ाड़ी एक कमरे में बंद, बाहर से ताला लगा हुआ। शहरों में अब मोहब्बत और प्रेम का कोई स्थान नहीं रहा। रात के 2 बज चुके थे। बुढ़िया बोली, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। इतने बड़े फ्लैट में बुढ़िया ने करवट बदलते हुए कहा, तुम्हें याद है जब अपनी पहली संतान हुई थी, ज्वार चढ़ने के कारण हम उसे लेकर कहां कहां भटके। एक डॉक्टर ने उसे ठीक से न देखा और उसने दम तोड़ दिया। तब तुम्हें मुझे बहुत तसल्ली दी थी। फिर 5 सालों तक मेरी कोई संतान न हुई और हम मंदिरों की चौखटों पर अपना माथा रगड़ते रहे। शादी के 11 साल के बाद जब अशोक हुआ तो डॉक्टरों ने कहा, अब इसके बाद तुम्हें कोई संतान न होगी। डॉक्टर ने तुम्हारे भीतर शारीरिक कमजोरी की कमी बताई थी। तब से आपने भी बीड़ी का सहारा ले लिया। अशोक तो बचपन से ही शहर जाने की जिद करता था। बड़ा होने पर उसने अपनी कसर पूरी कर ली। इतना कहकर बुढ़िया की आंखें भीग गई। तब बुजुर्ग बोला, तुम रोती क्यों हो? अपना बेटा अशोक मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा। बातें करते करते दोनों फ्लैट के एक कोने में लेटे लेटे कभी यादों में खो जाते, कभी अतीत में। बुजुर्ग कहने लगा, शहर की ज़िंदगी और शहर के लोग मुझे कुछ अजीब लगे। अगर अशोक की तलाश न करनी होती तो मैं दिल्ली शहर कभी न आता। तब बुढ़िया बोली, मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हम ताले में बंद हैं। अगर भूकंप आ गया तो हम यहीं दबकर मर जाएंगे। भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। तुम भूकंप से बहुत डरते हो। गांव में तो खुले मैदान में, कच्चे मकान में, गांव में तो ग्राउंड फ्लोर पर ही रहना होता है। शहर में 10-10 मंजिला ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। रुपये पैसे वालों की दुनिया है, लेकिन इंसानियत अभी भी बाकी है। स्टेशन पर काजल मेम साहब हमें यहाँ न लाती तो हम स्टेशन पर ही भटक रहे होते और काजल मेम साहब की सहेली मधु के पास किराए का कमरा न मिलता। अजनबियों को भला कौन किराए पर रखता है। सुबह होते ही मैं भी तुम्हारे साथ अशोक को ढूंढने चलूँगी। बातें करते करते दोनों गहरी नींद में सो गए। जब उन्हें किसी ने हिलाया तो उन्होंने आंखें खोली तो देखा काजल अपने पति के साथ खड़ी थी। घड़ी में सुबह के 9 बज चुके थे। काजल ने पूछा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी कोई संतान नहीं है?
तब बुढ़िया ने बताया, 3 साल पहले मेरा बेटा दिल्ली आया था, फिर उसका कॉल आना बंद हो गया। हम इंतज़ार करते रहे, दिन बीते, महीने बीते, फिर हमने सोचा शायद अब गांव लौट आएगा, किंतु जब हमसे इंतज़ार ना हो सका तो हम अपने बेटे की खोज में दिल्ली चले आए। काजल ने कहा, मैं भगवान से दुआ करूंगी आप लोगों का बेटा जल्द मिल जाए। सामने बाथरूम घर है, नहाकर तैयार हो जाओ। आपके कपड़े भी मैले हो चुके हैं, आप लोग हमारे कपड़े पहन लो। संकोच मत करना, मैं रसोई घर में कुछ नाश्ता बना दूं, आप लोग पेट भर के खाना खा लेना, फिर हमारे पति आपको मधु के फ्लैट में छोड़ आएंगे। तब काजल के पति मुकेश बोले, आप लोगों का बेटा खो गया है, आप मुसीबत में हो, इस हालत में आप किराए पर रहकर अपने पैसे क्यों फूंक रहे हो? हमारे यहाँ इसी फ्लैट में रहिए, हम भी आपके बेटे को खोजने में आपकी मदद कर सकते हैं। तब बुढ़िया बोली, हम तो मधु को 5,000 किराए के दे चुके हैं, इसलिए 1 महीना तो हमें वहीं रहना होगा। वैसे भी ईश्वर ने चाहा तो इसी महीने हमारा बेटा मिल जाए तो हम अपने गांव लौट जाएंगे। तब काजल के पति ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मगर मधु के फ्लैट में तो बिस्तर ना होगा। मैं आपको अपनी गाड़ी में बिठाकर ले चलता हूँ और वहाँ बिस्तर का इंतज़ाम कर देता हूँ। हमारे पास बहुत कपड़े, चादर, कंबल, तकिया है और खाने पीने की चिंता न करना। सुबह शाम मेरी पत्नी काजल आपके पास खाना रोज़ देकर आ जाएगी। बुढ़िया और बुज़ुर्ग ने नहाकर काजल के दिए कपड़े पहन लिए और नाश्ते के बाद काजल के पति मुकेश उन्हें गाड़ी में बिठाकर उन्हें फ्लैट पर ले आया। ताला लटका हुआ था। तभी काजल का फ़ोन आया। सुनो जी, मेरे पास मधु का फ़ोन आया था। उसने बताया था इस फ्लैट की चाबी बालकनी के सामने तुलसी के गमले के नीचे रखी हुई है। काजल के पति ने चाबी तुलसी के गमले के नीचे से निकाली, ताला खोला और फ्लैट में बिखरी गंदगी को देखकर कहने लगा, कल यहाँ हवन हुआ था, चारों तरफ कितनी गंदगी है। मैं अपना नौकर भेजकर यहाँ सफाई करवा देता है। अभी मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। हाँ, अपने बेटे की फ़ोटो भी दे दो, शायद रास्ते में दिखाई पड़े तो तुम्हें सूचना दे दूँगा। बुढ़िया ने बालकनी के पास रख एक थैले में से एक फ़ोटो निकालकर काजल के पति मुकेश को पकड़ाते हुए कहा, यही मेरा बेटा है। फ़ोटो हाथ में रखते ही जब फ़ोटो देखी तो उसे 3 साल पहले की शाम याद आई, जब वह अपनी पत्नी काजल की सहेली मधु की कोर्ट मैरिज की शादी में शामिल होने के लिए कोर्ट पहुंचा था। काजल का पति तुरंत फ़ोटो लेकर गाड़ी से वापस अपने घर आया और काजल को फ़ोटो दिखाते हुए बोला, यह तो मधु का घर वाला लग रहा है, क्यों, मैं धोखा तो नहीं खा रहा हूँ। तब काजल ने भी फ़ोटो को देखा और कहा, शक्ल तो अशोक से मिल रही है, मगर अशोक तो अनाथ है। मुझे मधु ने बताया था, तो मैं गलत फ़ोटो तो नहीं ले आए। तब काजल का पति बोला, उन बुज़ुर्ग ने यही फ़ोटो पकड़ाई है और कहा था इसका नाम अशोक है, 3 सालों से गांव लौटकर नहीं आया। काजल ने तुरंत मधु को कॉल करके अपने फ्लैट पर बुलाया। तब मधु बोली, ऐसी क्या खास बात है, तुम कॉल पर ही बता दो। तब काजल ने कहा, तुम मेरे फ्लैट में चली आओ, अशोक तो कंपनी चला गया होगा। हाँ, वह तो ड्यूटी निकल गए,
मधु ने सौरभ को गोद में लिया। फ्लैट पर ताला मारकर काजल के फ्लैट पर आ पहुंची। काजल ने पूछा, मधु तुम्हें एक बात बतानी है, पहले बैठो और अपना दिल थाम लो। तुम्हारे पति अशोक ने तुमसे एक बात छिपाई है। अशोक अनाथ नहीं है। काजल ने सारी बात बता दी। मधु ने कहा, अब मैं क्या करूं? तब काजल ने कहा, तूने एक नालायक बेटे से शादी करके खुद को बर्बाद किया है। जो माता पिता का ना हो सका वह भला तेरा क्या होगा? तू इस समय अपने सास ससुर के पास जा, उनका आशीर्वाद ले, उनकी देखभाल कर। मगर अशोक को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि उनके माता पिता उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ दिल्ली शहर तक आ पहुँचे। तुम्हारे ही घर पर किराएदार बनकर रह रहे हैं। अशोक से तो हम बाद में निपट लेंगे। अशोक ने जिस तरह बूढ़े माँ बाप का दिल दुखाया है, अशोक को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मधु अपने 2 वर्ष के बच्चे को लेकर तुरंत अपने नए फ्लैट पर पहुंची तो दोनों बुढ़े बुढ़िया ताला लगाकर सीढ़ियों से उतर रहे थे तो मधु ने रोका, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया, हम जिस काम के लिए आए थे उसे पूरा करना है। तब मधु ने ताला खोलते हुए कहा, आप लोग इस फ्लैट में आराम करो। इतनी बड़ी दिल्ली में कहाँ कहाँ भटकोगे, हम तलाश करेंगे, आप लोग आराम कीजिए। इतना कहकर मधु तुरंत कंपनी वाले फ्लैट में कुछ मज़दूरों को साथ लेकर पहुंची और उन मज़दूरों से कहा, यह डबल बेड हमारे नए फ्लैट पर पहुंचाना है, गद्दे कंबल और चादर समेत। 700 में बात हो गई। शाम हुई तो अशोक घर आया। देखा तो डबल बेड नहीं है। वह कुर्सी पर बैठकर बोला, मधु अपना डबल बेड कहाँ गया? तब मधु बोली, उसमें दीमक लग गई थी, इसलिए मैंने उसे एक कबाड़ी को दे दिया। तब अशोक खाना खाने लगा। टेलीविज़न में विज्ञापन आ रहा था, कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। अशोक खुश होते हुए बोला, कल मैं दफ्तर से आने के बाद मैच देखूंगा। उस रात अशोक खा पीकर सो गया। अगले दिन अशोक घर आया तो सामने दीवार पर टेलीविज़न नहीं था। तब मधु ने बताया, दीवार पर से अचानक कील ढीली हो गई और टेलीविज़न नीचे फर्श पर गिरकर टूट गया। मैंने सफाई करके कूड़े वाली गाड़ी में फेंक दिया। कांच ही कांच फैल गया था। सारा दिन सफाई ही करती रही। अशोक कहने लगा, मुझे मैच देखना था, अब मैं क्या करूं? रात होने पर अशोक के लिए फर्श पर बिस्तर लगा दिया गए। अशोक ने कहा, कुछ रुपये इकट्ठे करके हमें नया बेड और टेलीविज़न लेना पड़ेगा। अगले दिन अशोक दफ्तर से घर आया। घर की सारी कुर्सियां गायब थी। अशोक ने कहा, घर की कुर्सियां कहाँ हैं? तब मधु ने बताया, तुमने इतनी घटिया कुर्सियां खरीदी थी, उनमें भी खटमल दीमक भरे पड़े थे, सब कूड़े में फेंकवा दिया। अशोक उस रात चुपचाप सो गया, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह मधु के पास आकर बोला, चक्कर क्या है? 3 दिनों से तुम बिस्तर अलग लगा रही हो। तब मधु ने कहा, सौरभ को सारा दिन संभालना होता है, घर का काम होता है, रात को ही थोड़ा आराम मिलता है, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। बढ़ती जनसंख्या के दौर में अपना एक बेटा ही काफ़ी है। अशोक दफ्तर का थका था, उसे भी नींद आ गई। सुबह अशोक की आँख खुली तो मधु किचन में खाना बना रही थी। अशोक दबे पांव पीछे से आकर मधु की कमर पकड़ते हुए बोला, आज मेरा मूड बना दो,
तभी अशोक की नज़र रोटी पर पड़ी। मधु, हम तो घर में केवल 2 लोग ही हैं। सौरभ तो दूध पीता है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम 4 लोगों का खाना बना रही हो। तब मधु बोली, मैंने डॉक्टर से अपनी भूख बढ़ाने की दवाई ली है। तुम्हें कोई एतराज़? तब अशोक बोला, ठीक है, तुम दिन भर खाती रहो, मुझे क्या, मगर आज सब्जी में क्या बना रही हो? तब मधु बोली, तुम नहा कर आओ, तब तक मैं बैगन की सब्जी तैयार करती हूँ। मंडी में मुझे बैगन ही मिले तो खरीद लाई। अशोक बोला, तुम जानती हो मैं बैगन नहीं खाता, फिर भी बैगन बना डाले। तो मधु मुस्कुराते हुए बोली, अब तो बन गए, आज यही सब्जी दफ्तर में भी ले जाना। अशोक के दफ्तर जाने के बाद मधु ने तुरंत मटर पनीर की सब्जी बनाई। रोटी में देसी घी लगाकर एक टिफ़िन में बांधकर रोज़ की तरह सौरभ को गोद में लिए अपने नए फ्लैट पर चल पड़ी। फ्लैट के सामने की दीवार पर टेलीविज़न चल रहा था। डबल बेड पर दोनों बुजुर्ग बैठे थे। मधु ने सौरभ को बेड पर बिठा दिया और उनके पैर छूने लगी तो बुढ़िया बोली, 3 दिनों से तुम हमारे पैर छू रही हो और हमारे लिए रोज़ सुबह शाम खाना भी ले आती हो। आखिर हमारी इतनी सेवा क्यों? हम तो तुम्हारे किराएदार हैं। तब मधु बोली, जब से आप लोग हमारे घर आए तो सौरभ के पापा की सरकारी जॉब लग गई। अब तो हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए अब मैं आप लोगों से किराया भी नहीं लूँगी। कल हम लोग पिकनिक गए थे, आज भी कोई नई जगह घूमने चलेंगे। दिल्ली का कोना कोना में आप लोगों को घुमा दूँगी। घर में अकेली रहती थी, बोर हो जाती थी। अब आप लोगों का साथ रहेगा तो मेरा समय कट जाया करेगा। और हाँ, आपका बेटा मिल गया है, लेकिन वह अभी हिंदुस्तान में नहीं है, अमेरिका गया है। 1 महीने बाद ही लौटेगा। जब तक आप लोग यहाँ आराम से रहिए। इतने में काजल भी आ गई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते बाबूजी। आज ही मेरी अशोक से बात हुई थी, अमेरिका से 1 महीने बाद ही लौट रहा है। काजल ने मधु को इशारे में आँख मारी तो मधु समझ गई। अब आगे का क्या प्लान है? काजल बोली, मेरे बच्चे बड़े हैं, स्कूल सुबह ही चले जाते हैं, दोपहर तक आते हैं, इसलिए मैं दोपहर के 1 बजे तक ही यहाँ रह पाऊँगी, लेकिन मैं आती रहूँगी। काजल ने मधु को समझा दिया। आज शाम तुम्हें अशोक के साथ क्या करना है? ठीक है, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। शाम होने पर अशोक अपने कंपनी के बने फ्लैट पर आया तो ताला लगा हुआ था। तभी अशोक का मोबाइल बजा। मधु ने बताया, आज मैं अपने मायके में हूँ, अर्जेंट आना पड़ा, कल सुबह तक आ जाऊंगी। दरवाज़ा खुला हुआ है, थोड़ा धक्का दोगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा। और मुझे डिस्टर्ब मत करना, हमारे यहाँ पड़ोस में कोई मर गया है, चीख पुकारे मची हुई है। अलमारी से तुम्हारे 45,000 रुपये मैं लेकर आई हूँ, अभी फ़ोन रखती हूँ। अशोक फ्लैट में अपने दफ्तर के कपड़े उतारकर बाथरूम में चला गया तो नहाने का साबुन नहीं मिला। फिर अशोक ने बिना साबुन के ही नहा लिया। फ्रिज खोला तो दूध भी नहीं था कि वह चाय बना ले। रसोई घर में बैगन की सब्जी रखी थी जो शाम तक महक चुकी थी। नाक सिकुड़कर अशोक को याद आया, जब वह छोटा था तब अपनी अम्मा पर चीखता था, माँ तुमने बैगन की सब्जी फिर बना दी, मेरे लिए कोई नई सब्जी बनाओ। मेरी जिद के आगे
माँ मेरे लिए नई सब्जी फिर बनाने बैठ जाती थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने मधु के साथ शादी करके ठीक किया या गलत। एक एक पैसा इकट्ठा करके टेलीविज़न खरीदा था। उसने टेलीविज़न तोड़ दिया, पलंग और कुर्सियाँ भी कूड़े में फेंकवा दी। कुछ दिनों से उसका मूड ठीक नहीं है, मगर बात तो अच्छे से करती है। अच्छे परिवार की है। अब तो बैगन ही खाने पड़ेंगे। माँ जी लो, पकड़ो, खाओ हरी चटनी के साथ। अभी ऑर्डर करके मंगवाए हैं। आज मेरे पति दफ्तर से घर नहीं आएंगे, उनकी ज़रूरी मीटिंग है। मैं वहाँ अकेली फ्लैट में कैसे सो सकती हूँ? मुझे डर लगता है, इसलिए आज रात मैं यहीं सौरभ को लेकर सो जाऊंगी। क्यों नहीं बेटी, हम तो किराएदार हैं और तुम इस घर की मालकिन हो। बुढ़िया ने सौरभ को गोद में खिलाते हुए कहा। मधु ने फिर टोकते हुए कहा, देखो आप लोग खुद को किराएदार कहते हो तो मुझे बुरा लगता है। तभी दरवाजे की बेल बजी तो कुछ लोग एक नया फ्रिज लेकर आते दिखे। दरवाज़ा खुला ही था। नमस्ते मैम साहब, आपने फ्रिज का ऑर्डर दिया था। पता इसी फ्लैट का लिखवाया था। फ्रिज कहाँ रखना है? मधु ने किचन के पास इशारा करते हुए उन मजदूरों से कहा। वह फ्रिज चालू करके चले गए। मधु ने सौरभ के दादा दादी को बताया, गर्मी के दिन में ठंडा पानी और फल सब्जी रखने के लिए फ्रिज उपयोगी वस्तु है। मधु ने मोबाइल से ऑर्डर पर फल, बोतल और सब्जियां मंगवाई। मधु घर के कामों में जुट गई। साफ सफाई और किचन तैयार किया। बाजार के 3-4 चक्कर लगाकर नमक, तेल, चीनी, मसाले, ज़रूरत की सभी चीज़ खरीद लाई। रात 10 बजे मधु सौरभ के दादा दादी को बाहर मार्केट में घुमाने ले गई। वहाँ उनकी शॉपिंग में कपड़े दिलवाए। तब बुढ़िया बोली, हम तो समझते थे शहर के लोग बहुत बुरे होते हैं, मगर तुम तो हमारी सेवा ऐसे कर रही हो जैसे हम तुम्हारे माँ बाप हैं। उनकी बातें सुनकर मधु की आंखों से पानी की एक बूंद टपक पड़ी। चाहकर भी बता नहीं पा रही थी कि आप लोग मेरे सास ससुर हैं और सौरभ आपका पोता और मैं अभागिन आपकी बहू हूँ। मगर काजल ने अभी कुछ भी बताने से मना किया है। काजल के पति वकील हैं, वह लोगों को न्याय दिलाते हैं। इन बूढ़े लोगों को भी न्याय दिलवा कर ही रहेंगे। क्या सोच रही हो बेटी? बुढ़िया ने आइसक्रीम खाते हुए कहा। कुछ नहीं, चलो आज आपको चाउमीन और मोमोज खिलाती हूँ। दिल्ली वाले इन चीज़ों को बड़े शौक से खाते हैं। वह देखो सड़क किनारे कितनी छोटी बड़ी दुकानों पर भीड़ लगी है। ग्राहक कैसे अपना अपना पसंद का खाना पीना खा रहे हैं। चाउमीन मोमोज खाने के बाद मधु उन्हें लेकर फ्लैट लौट आई। सामने टेलीविज़न चला दिया और सौरभ अब तक सो चुका था। सौरभ के दादा दादी मधु से बोले, हमें अपने बेटे की चिंता हो रही है। एक बार उससे बात हो जाती तो दिल को तसल्ली मिल जाती। तब मधु ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, 1 महीने की ही तो बात है। मुझ पर पूरा विश्वास रखिए। विश्वास तो है बेटी, मगर तो छोड़िए, रात हो गई, आराम कीजिए। मधु थोड़ा सा मुस्कुराई। इधर फ्लैट में अशोक रात को करवटें बदल कर बेचैन हो रहा था। बैगन की सब्जी खाने के बाद पेट में दर्द भी होने लगा था और आज नहाने के लिए साबुन भी नहीं मिला तो जिस्म से बुरी तरह बदबू आ रही थी। अलमारी में मधु ने 1 रुपया भी न छोड़ा।
वरना होटल से खाना ही खा लेता। लेटे लेटे अशोक को नींद नहीं आ रही थी। अशोक ने मधु के मायके में कॉल करके पूछा, तब उन्होंने बताया मधु तो यहाँ पर नहीं है। अशोक को महसूस होने लगा शायद मधु मुझे धोखा दे रही है। लगता है मधु की ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। अब मैं मधु के साथ एक दिन भी नहीं रहूँगा। शहर चला आया था कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताऊँगा, मगर मुझे एक धोखेबाज पत्नी मिली। क्या नहीं दिया मैंने इसे, गहने, कपड़े, फ्लैट। मधु को तलाक देने के बाद मैं अपने गांव वापस लौट जाऊंगा। मेरे बूढ़े माँ बाप न जाने किस हाल में होंगे। किसी ने सच्ची कहा है, जिस बच्चे ने अपने माता पिता की सेवा नहीं की वह कभी मनुष्य हो ही नहीं सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगले दिन सुबह अशोक तुरंत कोर्ट पहुंचा और तलाक के कागज़ एक वकील से बनवा लिए। दोपहर को अशोक घर आया तो मधु किचन में ही दूध उबाल रही थी। अशोक ने पेपर मधु को दिखाते हुए कहा, कल रात तुम कहाँ थी? ये बात सुनकर मधु ने कहा, मैं तो मायके गई थी। अशोक ने कहा, मैंने मायके फ़ोन लगाया था, मगर तुम वहाँ पर नहीं थी। तुम जैसी घटिया पत्नी के साथ मैं एक दिन भी नहीं रहना चाहता हूँ। मधु ने कागज़ पर साइन कर दिया। अशोक उन कागज़ को लेकर कोर्ट में जमा करने के लिए चल पड़ा। अशोक के जाने के बाद मधु ने सारी बात अपनी सहेली काजल को कॉल करके बता दी। तब काजल ने कहा, मुझे लगता है अब अशोक के दिल में अपने माता पिता के प्रति प्रेम जाग गया है। वह अपने गांव अवश्य जाएगा अपने बूढ़े माता पिता से मिलने के लिए। मैं अशोक को कोर्ट जाने से पहले ही उसे रास्ते में रोकती हूँ। काजल अपने पति मुकेश के साथ गाड़ी में बैठकर कोर्ट की तरफ चल पड़ी। कोर्ट के बाहर ही अशोक खड़ा मिल गया। अशोक ने बताया, अब मैं अपनी पत्नी मधु के साथ नहीं रह सकता। उसने तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैं ये कागज़ कोर्ट में जमा करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। तब काजल और मुकेश ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फिर दोनों एक साथ कहने लगे, मधु बहुत बुरी लड़की है, उसे तलाक ज़रूर देना चाहिए, मगर अभी नहीं। तुम हमारे साथ चलो अपने नए फ्लैट पर और एक बार अपने किराएदार से मिल लो, फिर फैसला लेना मधु से तलाक लेना है या नहीं। अशोक कुछ समझ नहीं पा रहा था बातों को, लेकिन काजल की जिद के आगे अशोक गाड़ी में बैठ गया। मुकेश गाड़ी चलाकर अशोक के नए फ्लैट पर वापस ले आया। अशोक जब अपने नए फ्लैट के भीतर पहुंचा तो वहीं डबल बेड, वही पुराना टेलीविज़न। अशोक ने जब देखा कि उसके बूढ़े माता पिता पलंग पर बैठकर आराम से टेलीविज़न देख रहे हैं, तब काजल ने कहा, अपने नए किराएदार से मिलिए। मधु भी सौरभ को लिए वहीं पर बैठी हुई थी। अशोक के माता पिता के सामने थाली में मटर पनीर की सब्जी, खीरे, ककड़ी की सलाद और देसी घी की रोटियां रखी थी। सौरभ अपनी दादी की गोद में खेल रहा था। अशोक ने 3 सालों के बाद जब अपने माता पिता को देखा तो अपने आंसू रोक ना सका। सौरभ की दादी ने जब अशोक को देखा तो कहा, अरे तू अमेरिका से आ गया, तुझे तो 1 महीने बाद आना था। तब काजल ने सब कुछ समझा दिया अशोक को कि तुम्हें सही राह पर लाने के लिए हम तुम्हारे साथ नाटक कर रहे थे। बुढ़े बुढ़िया को जब पता चला इस घर की मालकिन ही हमारी बहू है और सौरभ हमारा पोता है,
मैं सौरभ की दादी हूँ। सौरभ की दादी ने अशोक को बताया, कल बहू हमारे ही साथ रात को यहीं रुकी थी। सुबह शाम का खाना बनाकर रोज़ दिन भर यहीं रहती थी। अशोक ने मधु से क्षमा मांगी और तलाक के पेपर फाड़ दिए।